नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। जी हाँ, वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी जो है मैदान में कूद चुके हैं और बहुत सारे लोग अपने दावेदारी जो है जता रहे हैं। उसके बीच में एक है राहुल पटेल जी, जो कि ये भी सभासद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हम पहुंच चुके हैं इनके कोचिंग सेंटर पे। ये कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं और साथ में ये चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं राहुल पटेल जी से और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में और किस तरह ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके बारे में। राहुल जी नमस्कार। सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा अपने D7 न्यूज चैनल की तरफ से कि आप इतने बड़े सेंटर चला रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है आप सभासद का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य मेरा यही है कि जैसे कि आपने मेरी कोचिंग में प्रवेश लेने समय आपने कुछ दिशा निर्देश देखे होंगे जी। जैसे कि गरीबों को हमारे यहाँ जो कि लोढ़ान ग्राम सभा में विधानसभा में जो है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि कोचिंग मतलब कि किसी कारण कि बहुत ही ज़्यादा ही असहाय लोग हैं जी। ऐसे बच्चों को हम लोग क्या है कि हमारी जो संस्था है कोचिंग संस्था है ऐसे बच्चों को कम फीस में और फीस माफ़ी करके जी मतलब कि ऐसे उद्देश्य से बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हमारे परिवार में गरीबी है, हमारे मम्मी पापा इस लायक नहीं है। और इस चुनाव में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गरीब है, असहाय है, ऐसे लोगों की प्रति जागरूकता लाना और उन्हें मतलब कि सही दिशा निर्देश देने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि मतलब कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपको शिक्षित लगे या आपको जो सही लगे। आप राहुल जी राजनीति के क्षेत्र में कब से हैं? राजनीति के क्षेत्र में हम 2018 से हैं। जी। इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा, कोई प्रधानी वगैरह, कोई बीडीसी वगैरह, कोई सदस्य वगैरह किसी? इससे पहले तो प्रधानी की हमने तैयारी 2019 में किया था जी, जो कि 2019 में इसके बाद फिर कोरोना काल आ गया जो कि इस बात फिर हम लोग क्या जो कि ग्राम सभा जो कि नगर निगम हो गया। इसके लिए हमें चांस नहीं मिल पाया तो हमने ये सभासदी के लिए अब दावेदारी। ओके, इसी के कड़ी में राहुल जी हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि अभी तक तो मान लीजिए आपका एरिया, आपका गांव जो है वो प्रधानी का इलेक्शन हुआ करता था और छोटा एरिया हुआ करता था। एक गांव एक प्रधान जो होता था वो एक गांव निपटाता था और देखता था उसको। फिर भी लोगों का ये कंप्लेंट रहता था कि नहीं, काम जो है वो पेंडिंग रह जाता था, पूरी 100% पूर्ण रूप से जो है कोई कार्य नहीं हो पाता था। और उसी के साथ अब आपका ये एरिया जो है वार्ड संख्या 20 जो लोढ़ान जो है ये नगर निगम में आ गया है, तो क्षेत्रफल जो है काफी बड़ा हो चुका है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब गांव छोटा था और एक गांव का एक मालिक एक प्रधान हुआ करता था तब भी काम कंप्लीट नहीं होता था और इतना बड़ा क्षेत्र हो जाने के बाद अब कैसे संभव है? ये संभव देखिए, इसमें तो आपकी बात आपने सही कहा है कि एरिया काफी बड़ा चुका है। जैसे कि कोई भी प्रत्याशी चाहे हम हो या अगर कोई प्रत्याशी जीतता तो उसके प्रति क्या है कि वो जो काम करने की शैली होती है उनकी जी, वो काम करने की जो शैली होती है वो उसके अनुरूप अपने आप को यदि चाहेंगे तो वो काम को बांट के मतलब कि समय के साथ साथ उस समय के साथ साथ गरीबों को भी देखते हुए अपने आप को उसके आपके गांव में राहुल जी, आपके क्षेत्र में शिक्षा स्तर को लेकर के क्या व्यवस्था है? जैसे प्राइमरी विद्यालय हुआ करता है जहां पर शिक्षक जो होते हैं वो टाइम से अवेलेबल नहीं होते हैं और उसी के साथ साथ जो है कि मिड डे मील का जो व्यवस्था होता है, बच्चों को 7 दिन में 7 तरह के भोजन देने का प्रावधान होता है भारत सरकार द्वारा, वो भी पूर्ण रूप से जो है उस पर फॉलो नहीं हो पाता है। और इसमें कमियां हमारे हिसाब से प्रधान और प्रधानाध्यापक दोनों का होता है, हमारा मानना है ये। तो ऐसे कंडीशन में आपके एरिया का, आपके गांव का क्या स्थिति है? आपने जो कहा है वो तो बात सही कहा है कि ये तो प्रधान और प्रधानाध्यापक जो होते हैं उन सबकी वजह से ऐसा होता है क्योंकि अगर प्रधान चाहे तो अपना महीने 2 महीने बाद जाके निरीक्षण कर सकते हैं जिससे कि बच्चों के बारे में पता चले कि मतलब उनकी शिक्षा स्तर क्या है और उन्हें किस प्रकार के भोजन दिया जा रहा है और उन्हें शिक्षा के आधार पर किस प्रकार से हर एक चीज के बारे में मतलब की नॉलेज लेना चाहिए। ये तो वही हमारे सरसवा गाँव के जो कि है प्राइमरी विद्यालय उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी स्तर सही नहीं था। कुछ समय पहले बात जब प्रधानी हुआ करता था तो कुछ लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाया जिससे कि कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए मतलब कि वहाँ का स्तर धीरे धीरे सुधरा अभी। और पढ़ाई के मानने में भी जो हमारा सरसवा विद्यालय है प्राइमरी
काफी अच्छा है। अच्छा, पहले के अपेक्षा अब सुधार हो रहा है, टीचर समय से अवेलेबल हो रहे जी हैं जी और अब पढ़ाई वगैरह ढंग से करा रहे हैं। जी जी, ये तो हो रहा है हमारे सरसा विद्यालय पे जो है कि जी। अब पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। बच्चे जितने भी हैं गांव के सभी प्राइमरी विद्यालय में ही जाते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बड़े घर के हैं जिसके पास पैसे वगैरह हैं, वो नर्सरी क्लास वगैरह और या फिर अदर क्लास में? नहीं नहीं, वो तो अदर क्लास में ही भेजते हैं। अच्छा अच्छा, जी तो प्राइमरी विद्यालय में सिर्फ गरीब तबके के ही बच्चे पढ़ते हैं? जी। आपके गांव में, आपके एरिया में राशन कार्ड को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे कि बहुत सारे गांव का ये कंप्लेन होता है कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है उसको लाल कार्ड होना चाहिए, और जो थोड़ा सा ढंग से है उसको सफेद कार्ड होना चाहिए, लेकिन प्रधानी वाले कार्यकाल में संबंध में जो है कि जो अपात्र व्यक्ति होता है उसको जो है कि लाल कार्ड दे दिया जाता है, और जो पात्र होता है उसको नहीं मिल पाता है। और कुछ तो साथ साथ ये भी समस्याएं रहती है कि जैसे कोटेदार है, राशन बांट रहा है तो उसमें यूनिट कम करके देता है या फिर वजन में कम करके देता है, तो बहुत सारे गरीब लोगों का इस तरह का कंप्लेन हुआ करता है। तो आपके एरिया और आपके क्षेत्र में ऐसा समस्या है क्या? नहीं, ऐसी समस्या तो हमारे नहीं थी। ऐसी समस्या थी जैसे कि जो भी असहाय लोग थे, मतलब कि नहीं मिल पाता था राशन, तो हम अपने यहाँ से ही मतलब कि ऐसे लोगों को मतलब कि राशन कार्ड जैसे कि होता ऑनलाइन करने की जो सुविधा होती है, अभी तो हम लोग के यहाँ जो कि नगर निगम हो गया, जैसे कांची की तहसील लोग का पिंजरा हो गया है जी। जिसकी वजह से मतलब बहुत से ऐसे गरीब थे जो कि नहीं जा पाते थे, या फिर जो भी बहुत से अपने आके हमसे बताया, बहुत लोगों ने, हमने करीबन 100 से लेके 150 के बीच में लोगों का राशन कार्ड अपने माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपने ऑनलाइन कराया? ऑनलाइन कराया। ओके। हमने। इससे पहले जो गांव में प्रधानी हुआ करती थी, अभी फिलहाल जो प्रधान था गांव का, उसने कितना अच्छा तरीके से काम किया और कितना नहीं किया? अब देखिए, प्रत्येक प्रधान की बात किया जाए तो हमारे यहाँ जो कि राजेंद्र प्रधान जी थे जी काफी अरसा तक उन्होंने अच्छा ही काम किया हम लोग के गाँव में। जी। सर, ग्रामीण क्षेत्र में गलियों को लेकर के काफी समस्याएं बनी रहती है। जैसे गली क्षतिग्रस्त है जिसमें लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याएं होती है, वाहन जो चलाते हैं उनको काफ़ी समस्याएं होती है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है। साथ ही साथ नालियों का निर्माण सही ढंग से न होने के कारण जो है वो भी पानी ओवरफ्लो होता है, सड़कों में बिखरता है, गलियों में बिखरता है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी आपके क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं या आपका एरिया पूर्ण रूप से इससे वंचित है? नहीं नहीं, ये प्रकार की बहुत सी समस्या हमारे जो कि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है जी। नलियाँ जाए जो कि पानी मतलब कि फ्लोर जहाँ मतलब कोई भी व्यवस्था नहीं है, जहाँ मन के तहाँ से पानी बहा देते हैं। अभी आप इधर आए होंगे वनवासी लोग जो बसे हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा ही स्थिति खराब है वहाँ की। जी। और सड़क की स्थिति आप देख ही रहे हैं, आप आए होंगे, जो कि आने जाने में कोचिंग के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बगल में काफ़ी स्कूल हैं, बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। और फिर सर मैडम है, सब कुछ होते हैं। इसके बारे में शिकायत तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन अब कोई इस पर ध्यान दिया, बोले कि नगर निगम में आ गया, अब जब से चुनाव नहीं होगा तो कुछ कोई काम नहीं हो सकता है। ओके। बहुत सारे गांव में जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो कि कच्चे मकानों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि आती है जो ग्राम प्रधान द्वारा सर्वे करके दिया जाता है लोगों को, आवास योजना जिसको हम जानते हैं। आपके गांव में इस तरह के, आपके क्षेत्र में इस तरह के लोग हैं जिनको आवास की जरूरत हो, मिला हो या न मिला हो? नहीं, ऐसे तो बहुत से लोग थे और जिन्होंने मतलब कि बहुत से लोगों को दिया भी गया है। अभी तो हम लोग के यहाँ नगर निगम हो गया है, जो शायद मई में आवास योजना है, तो जो हम अपने माध्यम से लोगों को ऑनलाइन फॉर्म होगा, किसी भी प्रकार की अगर असुविधा होगी उसको हम असहाय लोगों को रिपोर्ट कराएंगे इसके लिए। अच्छा, जिस कि आपको सीट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, अगर यदि नहीं मिलती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे या फिर मैदान छोड़ के हट जाएंगे? नहीं, संपूर्ण मतलब ये मेरा पूरा ही विश्वास है, मैं अपने पार्टी पे, अपना दल पे, कि हमें पूर्ण रूप से जो है कि सीट मिलेगी। ओके। आप इलेक्शन जीतने के बाद, मान लीजिए आपकी जनता आपको यहाँ जो है चुनाव जिता देती है, आप जीत जाते हैं, तो आप अपने क्षेत्रवासियों की जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे अगल बगल के मतलब जैसे कि आज सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोग तो सबसे बड़ी आते हैं गाँव में, देखते हैं कि गाँव कैसा है। जी। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगल बगल जो सड़क होती है, नाले होते हैं, पहले तो उसको सही कराया जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे हमारे गाँव में तभी ऐसे मतलब कि कितने असहाय लोग हैं जो कि बहुत ही मतलब जैसे कि काफ़ी चीज़ों से वंचित हैं, जो कि सरकार के लाभों से नहीं मिल पाए। जैसे आपका विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, इस प्रकार की योजनाओं से हम उन्हें पहले लाभान्वित करवाएंगे। देखिए पटेल जी, कहने को तो सब कहता है कि हम जीते
जीत जाता है प्रत्याशी, उसके बाद जो है अपना धैर्य जो है कम कर देता है और लोगों की तरफ रुझाने जो होती है वो कम होने लगती है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली। पता नहीं ये नेचर है क्या है, मुझे नहीं पता है, लेकिन अक्सर मुझे ऐसा देखने को मिला है। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी ऐसा कह रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद आप भी वैसा ही करें? नहीं नहीं, ये मेरे अंदर में हमारे जो कि मंत्री के हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, हम लोगों की मतलब की मीटिंग होती रहती है बराबर सभी लोग के साथ मीटिंग, मतलब ऐसे अभी तक हमने अपने मंत्री के बारे में बता रहे हैं कि हमने अपने मंत्री के अंदर ऐसी कोई चीजें हैं जो उन्होंने कहा है और वो उन्होंने करके दिखाया है, तो जाहिर सी बात है। हम आपका क्षेत्र में कितना वोट है, आपने कितना पकड़ बनाया है? हमारे क्षेत्र में तो अभी तो वोटिंग के बारे में तो उतना नहीं है, फिर भी मतलब कि एक अनुमान लगाया कि 2500 से 2550 वोट के बीच में लड़ाई उतने में बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो अभी सामने ये फेस्टिवल है, दिवाली है, छठ है, भैया दूज है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासियों को एक बधाई संदेश वगैरह दीजिए, कुछ ऐसा कहिए जिससे जनता आपके प्रति प्रभावित हो। मैं अपने क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा सब की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। और अपने यहाँ में कोचिंग में पढ़ने वाले और अदर ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर मतलब कि जिनको नहीं पता है कि हमारे यहाँ फ्री एजुकेशन शिक्षा दी जाती है गरीब और असहाय बच्चों को, तो मैं अपने माध्यम आपके मीडिया के माध्यम से ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को मैं जागृत करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को हमारे यहाँ कोचिंग संस्थान भेजे। और यदि वो उनके पास पैसे नहीं या किसी भी प्रकार की कमी है, मतलब किसी भी प्रकार का जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे कहे, उसके लिए हम उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। बहुत अच्छा लगा वार्ड संख्या 20 लोढ़ान क्षेत्र में जो है राहुल पटेल जी से बात करके। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो व्यक्ति असहाय हैं, जो मतलब शिक्षा ढंग से नहीं करा पाते हैं बच्चों को, वो हमारे कोचिंग सेंटर पे आएं और वो जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है शिक्षा प्राप्त करें। और बहुत ही नेक ख्याल है इनका और ये चुनाव जीतने के बाद पूर्ण ईमानदारी से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और अच्छे तरीके से जो उसको चलाएंगे। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी असहाय को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इनका जो अपना दल है वो पार्टी बहुत ही सक्षम है और बहुत ही ईमानदारी से कार्य करती है। तो इनका कहना है कि ये भी अपने पार्टी का नाम कभी नहीं डूबेंगे और ये जो है अच्छे से कार्य करेंगे। किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते वहां समस्या